अपने कमरे में बैठे हुए कैलाश जी सुबह से भूख से तिलमिला रहे थे। बार बार अपने कमरे से रसोई की तरफ टुकुर टुकुर देख रहे थे कि कब बहू आए और खाना लाए। लेकिन सुबह से लेकर दोपहर के 2 बज गए, बहू ने उन्हें एक कप चाय तक नहीं दी थी। पेट की आग उनकी आंखों से आंसू बनकर बह रही थी। तभी कुछ देर बाद उनकी बहू उनके लिए खाना लेकर आई। खाने में 2 सुबह की रोटी और काली पीली चाय लाकर कैलाश जी के आगे रख दी और बोली, खाना खाकर बर्तन साफ करके रख देना, और हाँ, छत पर कपड़े सूख रहे हैं, उनको भी उतार कर ले आना। कहकर नीता अपने कमरे में चली गई। कैलाश जी खाने की थाली को देखने लगे। चाय में दूध नाम मात्र का ही था। कैलाश जी ने जैसे ही एक निवाला मुंह में दिया, उनकी आंखें नम हो गई, क्योंकि बहू ने उनको रात की बची हुई रोटी दी थी। हर एक कोर के साथ कैलाश जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। सामने ही पत्नी की तस्वीर पर नजर पड़ी तो वह सुनंदा जी को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। सुनंदा, तुम्हारे सामने कभी ठंडी रोटी नहीं खाई, हमेशा तुमने मुझे गरम गरम रोटियां ही खिलाई। आज जब तुम चली गई हो तो बहू मुझे रात की रोटियां खिलाती है। कैलाश जी अपने हर एक बहते आंसू में अपनी पत्नी को याद कर रहे थे। कैलाश जी की पत्नी अभी कुछ समय पहले ही वह कैंसर से ग्रस्त हो गई थी, जिस वजह से उनका देहांत हो गया था। कैलाश जी की 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है। बेटी का ससुराल नज़दीक ही है। दामाद बाबू पेशे से वकील है। बेटी अपनी ससुराल में खुश है, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बेटा भी एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर है। बेटे के पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने बूढ़े पिता को 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा सम्मान देने के लिए उनके दिल में जगह नहीं है। 70 वर्षीय कैलाश जी अपने बुढ़ापे से लाचार है, लेकिन फिर भी बहू नीता उन्हें सारे दिन किसी न किसी काम में लगाई रखती है। बेबस और लाचार कैलाश जी भी दमे के शिकार हैं। इस उम्र में काम ना होते हुए भी घर के कामों में लगे रहते हैं, क्योंकि जिस दिन भी कैलाश जी काम नहीं करते तो उसी दिन ही बहू उन्हें दोपहर से पहले खाना नहीं देती थी कि तभी बहू के चिल्लाने की आवाज़ आई। कैलाश जी ने जल्दी से चारपाई छोड़ी और बर्तन लेकर रसोई में पहुंच गए। 2 रोटी खाने में भी कितना समय लगाते हो आप? अब देख क्या रहे हो? जल्दी से इन बर्तनों को साफ करके रख दीजिए और अपने बर्तन बाहर एक तरफ रख देना। इस तरह अपने बुजुर्ग ससुर से काम बताते हुए नीता को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी। शाम को जब रवि ऑफिस से घर आया तो कैलाश जी बाहर सीढ़ियों पर बैठे थे। बेटे को देखकर सोचा 2 बातें कर लूं, लेकिन रवि ने तो उनकी तरफ देखा भी नहीं और सीधा अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह जब रवि ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तब कैलाश जी बेटे से बोले, बेटे मेरे पास कपड़े नहीं हैं, ले देकर 2 ही कुर्ते हैं और वह भी कई जगह से फटे हुए हैं। तो मैं कह रहा था कि ऑफिस से आते समय। क्या बाबूजी, आप भी बिल्कुल हद करते हैं। कम से कम यह तो देख लो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, शाम को बात करना। रवि पिता की आधी अधूरी बात बीच में ही छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। तभी नीता किचन से दनदनाती हुई आई और बोली, बाबूजी, आप तो बस इसी ताक में बैठे रहते हैं कि कब बेटे को खर्चा बताया जाए। अब इस बुढ़ापे में भी आपको नए नए कपड़े पहनने का शौक लगा हुआ है। पैसे पेट पर नहीं उगते कि जब चाहा तोड़ लिया। और वैसे भी कभी कोई घर से बाहर जाता है तो उसे पीछे से टोकते नहीं। सारा दिन तो घर में ही बैठे रहते हैं आप। कौन सा आप ऑफिस में बैठते हैं? जो नए कपड़ों की जरूरत आन पड़ी, जो है उनमें ही गुजारा करो, ज़्यादा फरमाइश मत करो, बुढ़ापे में इतना। कहकर नीता वहां से अपने कमरे में चली गई। बहू की बातें सुनकर कैलाश जी की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप अपने कमरे में चले गए। दोपहर को बहू कैलाश जी को 2 रोटी से ज़्यादा नहीं देती थी, इसलिए उन्हें शाम को भूख लगने लगती थी तो वह रसोई में खाने के लिए कुछ ढूंढने लगे। उन्हें रोटी और सब्जी तो दोनों ही खत्म थी। उनकी नज़र दूध पर पड़ी तो उनका दूध पीने को मन कराया। जब से उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर गई थी, तब से तो उन्हें दूध भी नसीब नहीं हुआ था। उन्होंने आधा गिलास दूध और 2 ब्रेड लेकर अपने कमरे में जाने लगे तो रास्ते में ही नीता उन पर बुरी तरह बरस पड़ी और उनके हाथ से दूध का गिलास छीनते हुए बोली, बाबूजी, किसने कहा आपको मुझसे बिना पूछे रसोई में आने के लिए? नीता उनकी तरफ घूरते हुए बोली। कैलाश जी बोले, बहू, सुबह से 2 रोटी में हूँ, भूख लग रही थी।
रोटी थी नहीं, दूध देखा तो पीने को मन कराया, इसलिए थोड़ा सा दूध और 2 ब्रेड ले लिए। कैलाश जी बहू से डरते डरते हुए बोले, ये देखो बुढ़ापे में भी दूध पीने की आग लगी है। पैसों का आता है दूध, फ्री में नहीं आता। भाव सुना है दूध का, पर आपको क्या पता, आप तो सिर्फ खर्च से मतलब है। बेटा चाहे कैसे भी कमा कर लाए। बहू की फटकार सुनकर कैलाश जी जाकर सीढ़ियों पर बैठ गए। आज उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। घर में बहू और बेटे ने तो उन्हें पराया कर दिया था। बेटे और बहू से 2 शब्द मीठे सुनने को वह तरस जाते थे। पत्नी के जाने के बाद तो उन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। बेटे से अगर कोई बात करनी होती तो वह भी चिल्लाकर बात करता, और बहू उसकी बातें तो सीधे कलेजे को ही चीर जाती। अब कैलाश जी को अपना जीवन बोझ सा लगने लगा था। वह अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि जब उनकी पत्नी जिंदा थी तब उनका कितना ख्याल रखती थी। हर समय कुछ ना कुछ खाने के लिए उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। बस यही सोच सोचकर आज उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले दिन संडे था। बेटा घर पर ही था। बहू ने कैलाश जी को घर का राशन लेने के लिए भेजा था। कुछ देर बाद कैलाश जी घर का राशन लेकर आए और रसोई में रख दिया। वह अपने कमरे की तरफ जाने लगे तो बेटे और बहू के कमरे से आती आवाज़ सुनकर उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। नीता, मैंने सब इंतजाम अच्छे से कर लिया है। मैंने अपना ट्रांसफ़र भी शहर में करवा लिया है। अब बस कुछ दिन बाद ही हम इस घर को बेचकर शहर चले जाएंगे। यह सुनकर नीता खुशी से झूम उठी, लेकिन फिर मुंह बनाते हुए बोली, शहर तो जाएंगे रवि, लेकिन तुम्हारे बाबूजी को लेकर नहीं। अरे तो फिर बाबूजी कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाए, लेकिन हम उन्हें शहर में लेकर नहीं जाएंगे। चलो तो आपका हुक्म सर आंखों पर। अब नाराज मत हो। रवि नीता की तरफ मुस्कुराते हुए बोला। तो नीता बोली, रवि, मैं बाबूजी के रहने की बात किसी वृद्धाश्रम में कर लूँगी। तब तक आप अपने बाकी के काम निपटाइए। बेटे ने बहू की बात में सहमति जताई। बेटे और बहू की बातें सुनकर कैलाश जी को बहुत बड़ा झटका लगा और वह वहीं फर्श पर बैठ गए। कुछ पल के लिए तो उनके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। कैलाश जी बोले, अब इन कलयुगी बेटे और बहू को सबक सिखाना जरूरी है। कुछ देर बाद बेटा और बहू दोनों हॉल में बैठे हुए थे। कैलाश जी उनके पास आए और बोले, बेटा, मेरा आरती से मिलने को बहुत मन कर रहा है। वह भी कभी जल्दी से आ नहीं पाती, इसलिए मैं सोच रहा था 1-2 दिन के लिए उसके घर चला जाऊं। यह सुनकर रवि बोला, ठीक है पिताजी, मैं शाम को ही आपको दीदी के यहाँ छोड़ आऊँगा। एक बार के लिए तो नीता ने वहाँ जाने से मना कर दिया था, लेकिन फिर सोचा कि अगर बाबूजी यहाँ से 1-2 दिन के लिए चले जाएंगे तो हम घर के पेपर और यहाँ से जाने का इंतजाम अच्छे से कर पाएंगे। यही सोचकर नीता ने भी खुशी खुशी कैलाश जी को उनकी बेटी के घर भेज दिया। कैलाश जी ने अपना कुछ सामान थैले में रखा और बेटे के साथ बेटी के घर पहुँच गए। बेटी को देखते ही कैलाश जी की आंखों में आंसू छलक आए। उस समय तो कैलाश जी ने बेटी से कुछ नहीं कहा। रवि अपने दीदी और जीजा से बोला, दीदी, 2 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी है। आप दोनों ही बाबूजी को लेकर आ जाना, मेरा समय नहीं लग पाएगा। आरती बोली, ठीक है भैया, मैं बाबूजी को लेकर आ जाऊंगी। रवि के जाने के बाद पिता का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर आरती बोली, क्या हुआ पिताजी, इतने उदास क्यों हो? तभी कैलाश जी ने बेटी और दामाद से बेटे और बहू की करतूतों के बारे में बताया, जिसे सुनकर आरती के होश उड़ गए। दामाद बाबू, मुझे आपसे एक काम करवाना था। बेटे और बहू की एनिवर्सरी है तो मैं ऐसा तोहफा देना चाहता हूँ जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाए। 2 दिन बीत गए। कैलाश जी बेटी और दामाद के साथ घर पहुँचे तो देखा बेटे ने पूरे घर को महल की तरह सजाया हुआ था। लगता है बेटे और बहू को यहाँ से जाने की खुशी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। कैलाश जी मन ही मन सोचकर मुस्कुराने लगे। सारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद सबने बेटे और बहू को अच्छे अच्छे खूब सारे तोहफे दिए। रवि बोला, पिताजी, आप क्या दे रहे हो हमारी एनिवर्सरी पर? बेटा, मैं तो तुझे ऐसा तोहफा दूंगा आज तक तुझे किसी ने नहीं दिया होगा। कहते हुए कैलाश जी ने अपने थैले से कुछ पेपर्स निकाले और बेटे को दे दिए। पेपर देखकर बहू बेटे से बोली, अरे रवि, इस घर में हमारी आखिरी एनिवर्सरी है। आज पहली बार तुम्हारे बाबूजी ने कुछ दिया है, जरा खोलकर तो देखो। मुझे तो यह प्रॉपर्टी के पेपर लग रहे हैं। सही कह रही हो,
बेटा और बहू पेपर हाथ में लेकर खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन जैसे ही पेपर खोल कर पड़े, बेटे और बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखें फटी की फटी रह गई। बेटे और बहू खड़े के खड़े फर्श पर गिर गए। क्यों मेरे बच्चों, कैसे लगा इस बुढ़े का तोहफा? कैलाश जी मुस्कुराते हुए बोले। बाबूजी, यह आपने क्या कर डाला? ये कैसा तोहफा दिया है आपने हमें? पिताजी, आपने मेरे होते हुए सब कुछ वृद्धाश्रम में दान कर दिया। मेरे होते हुए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटा, जैसे तू इस घर को बेचकर पिता को वृद्धाश्रम छोड़ शहर में रहने की बात कर सकता है, तो मैं यह सब क्यों नहीं कर सकता? जहाँ मैं रहूँगा वहीं मेरी प्रॉपर्टी रहेगी। अगर मैं वृद्धाश्रम में रहूँगा तो वृद्धाश्रम में ही मेरी प्रॉपर्टी दान होगी। उस पर तुम दोनों का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों ने आज तक मुझे दिया ही क्या था? 2 वक्त की रोटी तुम मुझे ना दे पाए, 2 मिनट का समय तुम मुझे ना दे पाए, और सम्मान इज्जत की तो बात दूर ही है। मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। इसके बावजूद भी जब तुमने मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ने की बात की तो मैंने तभी यह फैसला ले लिया था। पिता की बात सुनकर दोनों बेटे और बहू उनके पैरों में लेट गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। बाबूजी, माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। दोनों ने खूब माफ़ी मांगी, लेकिन कैलाश जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और 2 दिन बाद ही बेटे और बहू को घर खाली करना पड़ा। अपने ही घर में कैलाश जी ने वृद्धाश्रम बनवाया, जिसमें वह और उनके जैसे ना जाने कितने बुजुर्ग और महिला उस वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। बाकी की बची प्रॉपर्टी कैलाश जी ने किसी अनाथालय में दान कर दी। आरती अपने बाबूजी से बोली, बाबूजी, आप मेरे रहते हुए वृद्धाश्रम में नहीं रह सकते। नहीं बेटी, तुम्हारी माँ ने इसी घर में दम तोड़ा और मैं भी अपनी अंतिम सांसें इसी घर में लेना चाहता हूँ। कैलाश जी ने बेटी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। उधर कुछ दिन बाद बेटे की भी बैंक से नौकरी छूट गई और दोनों सड़क पर आ गए। यह सबक था बेटे और बहू को अपने बेबस लाचार बूढ़े पिता को सताने का। तो क्या कैलाश जी ने सही फैसला लिया? कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।